हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ तेजेंद्र गुप्ता। आज की इस वीडियो के अंदर हम ब्लड सर्कुलेशन के जो चैप्टर है उस चैप्टर में जो ब्लड में पाए जाने वाली रक्त कणिकाओं के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो हमने देखा कि रक्त के प्लाज्मा भाग जो कि टोटल रक्त का 55% भाग होता है, जबकि रक्त की जो कणिकाएं जो प्लाज्मा में मुक्त रूप से तैरती हुई रहती है, तो ये जो कणिकीय हिस्सा होता है वो इसका 45% भाग होता है। ठीक है, तो रक्त में पाए जाने वाली जो कणिकाएं होती हैं वो इनकी यदि अपन ब्लड में उपस्थिति को प्रतिशतता में देखें तो उस विधि को हम बोलते हैं हीमेटोक्रिट। ठीक है, तो ये जो रक्त कणिकाएं वो 3 प्रकार की होती है। जैसे सबसे पहले आता है आरबीसी जिसे हम बोलते हैं रेड ब्लड कार्पसेल्स, लाल रुधिर कणिकाएं। ठीक है, रक्ताणु के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा इसके अंदर लाल रंग का वर्णक जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं तो वो उपस्थित होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं एरिथ्रोसाइट। और आरबीसी का जो निर्माण है उसकी क्रियाविधि को हम कहते हैं एरिथ्रोसाइटोसिस। सेकंड जो डब्ल्यूबीसी है जिसे श्वेताणु के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर आरबीसी जो लाल रंग का वर्णक होता है वो एब्सेंट होगा, अतः इसको हम ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं। ल्यूकोस का मतलब होता है वाइट पिगमेंट, तो ल्यूकोसाइट होता है। और थर्ड में आता है प्लेटलेट्स जिसे बिंबाणु या थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसका जो आरबीसी वाला हिस्सा है वो क्या है। आरबीसी की जो संख्या की बात हम यदि करें तो आरबीसी की संख्या पुरुषों में महिलाओं की तुलना में अधिक होती है। पुरुषों में लगभग इसकी संख्या है 52 लाख प्रति MMQ, जबकि महिलाओं में इसकी संख्या लगभग 47 से लेकर 48 लाख प्रति घन MMQ होती है। ठीक है, आरबीसी के अंदर केंद्रक एब्सेंट होता है। कशेरुक प्राणी जो कि 5 प्रकार के होते हैं, पीसीज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविज और मैमल्स। तो यदि हम मैमल्स की आरबीसी की बात करें तो मैमल्स की आरबीसी में केंद्रक एब्सेंट होता है। ठीक है, तो केंद्रक एब्सेंट होने के कारण मनुष्य की आरबीसी को आभासी कोशिका के नाम से जाना गया है। जबकि ऊंट और लामा 2 ऐसे स्तनधारी प्राणी हैं जिनकी आरबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है, जबकि पीसीज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया और एबीज ऐसे कशेरुक प्राणी होते हैं जिनकी आरबीसी में केंद्रक उपस्थित होगा, अतः इनकी आरबीसी को हम वास्तविक कोशिका कह सकते हैं। यदि इसकी आकार की बात करें तो इसका जो आरबीसी का आकार है वो डिस्क नुमा होता है और द्विअवतल आकार का भी होता है। ठीक है, इसका व्यास देखें अपन तो लगभग 7 से 8 माइक्रोमीटर व्यास, जबकि इसकी मोटाई लगभग 2 माइक्रोमीटर होती है। और HB जो कि एक हीमोग्लोबिन श्वसन वर्णक होता है, इस श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन जो कि लाल रंग का वर्णक है, ठीक है, इसकी उपस्थिति के कारण रक्त का जो रंग है चमकीला सिंदूरी लाल होता है। HB एक ऐसा श्वसन वर्णक है जो कि रक्त नलिकाओं में ऑक्सीजन का परिवहन करता है, धमनियों में ऑक्सीजन का परिवहन करता है अस्थायी ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। ठीक है ना, तो ये श्वसन वर्णक होता है। जो HB की मात्रा है जो पुरुषों में अधिक होती है महिलाओं की तुलना में, लगभग पुरुषों के अंदर 15 से 16 ग्राम प्रति डेसीलीटर होती है, जबकि महिलाओं में इसकी संख्या कम होती है। कारण रज चक्र के दौरान जो आरबीसी का लगातार विखंडन होता रहता है। ठीक है, इसलिए इनके अंदर महिलाओं के अंदर HB की मात्रा लगभग 10 से 14 तक समथिंग होती है। आयु की बात करें तो आरबीसी की जो आयु होती है वो लगभग 80 से 120 दिन होती है। ठीक है ना, आरबीसी का जो निर्माण है, आरबीसी का निर्माण अर्थात रक्त का निर्माण भ्रूणीय अवस्था के अंदर यकृत में होता है, जबकि वयस्क अवस्था के समय इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होगा। ठीक है, और मृत आरबीसी का जो विघटन होता है वो प्लीहा के अंदर होता है, इसलिए हम प्लीहा को शरीर का कब्रिस्तान भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने आरबीसी की बात की थी। आरबीसी के बाद सेकंड जो आता है वो है डब्ल्यूबीसी, श्वेताणु। ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसमें ल्यूकस है। ल्यूकस का मतलब होता है वाइट पिगमेंट, अर्थात इसमें लाल रंग का जो वर्णक है वो एब्सेंट होता है। तो ये श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं। ये मनुष्य की डब्ल्यूबीसी की बात हम कर रहे हैं तो मनुष्य की डब्ल्यूबीसी के अंदर केंद्रक उपस्थित होता है। तो केंद्रक की उपस्थिति के कारण डब्ल्यूबीसी को वास्तविक कोशिकाएं भी कह सकते हैं। संख्या के बारे में बात करें
तो आरबीसी की तुलना में डब्ल्यूबीसी संख्या काफ़ी कम होती है, लगभग 7,000 से लेकर के 8,000 प्रति घन mm की होती है। तो आरबीसी की तुलना में डब्ल्यूबीसी की संख्या काफ़ी कम होती है। तो यदि इनका रेशो निकाला जाए तो कई बार कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात क्या है, तो लगभग 600:1 आता है। ठीक है, इसका निर्माण डब्ल्यूबीसी का जो निर्माण है वो अस्थि मज्जा में और लसिका ऊतकों में होता है। आकार अनियमित है, अतः ये अमीबीय रूप से विचरण करती रहती है, तो अमीबीय आकार प्रदर्शित करती है। हमने देखा कि डब्ल्यूबीसी के अंदर कणिकाएं उपस्थित होती हैं और कणिकाओं की उपस्थिति के कारण इसको आसानी से अभिरंजित किया जा सकता है। तो कुछ डब्ल्यूबीसी ऐसी होती है जिनमें कणिकाएं होती है, तो वो कहलाती है ग्रेनुलोसाइट अर्थात कणिकीय डब्ल्यूबीसी, और जिन डब्ल्यूबीसीओं में कणिका नहीं होती वो अग्रेनुलोसाइट कहलाती है अर्थात कणिका रहित डब्ल्यूबीसी। तो फर्स्ट अपन देखते हैं कणिकीय डब्ल्यूबीसी। इसका मतलब इनमें कणिकाएं उपस्थित होंगी, तो कणिका उपस्थित होती है, साथ में इनका जो केंद्रक है 2 से 5 पिंडों में बटा होता है। तो हम ये कह सकते हैं ये कणिकीय डब्ल्यूबीसी एक ऐसी डब्ल्यूबीसी है जिनका केंद्रक बहुरूपी होता है। तो बहुरूपी केंद्रक युक्त डब्ल्यूबीसी होती है जिन्हें आसानी से, चूंकि कणिकाएं उपस्थित होती है, अतः इन्हें किसी भी अभिरंजक पदार्थ के द्वारा इनको अभिरंजित कर सकते हैं। तो अभिरंजक पदार्थ कौन सा होता है उसके आधार पर कणिकीय डब्ल्यूबीसी को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहले आता है एसिडोफिल्स। एसिड का मतलब होता है अम्लीय, फिल्स यानी कणिकाएं। ऐसी ग्रेनुलोसाइट हैं जो अम्लीय अभिरंजक पदार्थ के द्वारा अभिरंजित हो जाती है। तो अम्लीय अभिरंजक पदार्थ जैसे कि इओसिन जो खुद गुलाबी रंग का होता है, अतः ये कणिकाएं भी पिंक कलर की होती हैं, तो इन्हें आसानी से अभिरंजित कर सकते हैं। इनके अंदर एक विशेष पॉइंट है, इनके अंदर एंटीहिस्टामिक गुण पाया जाता है। कौन सा गुण होता है? एंटीहिस्टामिक गुण पाया जाता है, अर्थात ये जब शरीर के अंदर कोई रोगाणु या कोई एलर्जन कारक शरीर में प्रवेश करता है तो ये एसिडोफिल्स की संख्या ज़्यादा बढ़ जाती है और इसके कारण हमें महसूस होता है कि हमें एलर्जी हुई है या नहीं। तो ये एलर्जन के लिए उत्तरदायी होती है, एलर्जी के लिए उत्तरदायी है, जिसका पता हमें आसानी से लग जाता है। सेकंड आता है बेसोफिल्स। बेस का मतलब होता है क्षारीय। तो क्षारीय अभिरंजक कणिकाएं होती हैं जिन्हें क्षारीय अभिरंजक पदार्थ मैथाइलिन ब्लू के द्वारा आसानी से अभिरंजित अपन कर सकते हैं, अर्थात ये नीले रंग की कणिकाएं होती हैं। इनके अंदर एक विशेष गुण होता है हेपेरिन का परिवहन करना। यकृत द्वारा निर्मित जो हेपेरिन होता है जिसके अंदर एंटी कोगुलेटेड गुण होता है, प्रतिस्कंदन गुण पाया जाता है, अर्थात ये रक्त वाहिनियों में रक्त के थक्के के निर्माण को रोकती है। इसके अलावा न्यूट्रोफिल्स ऐसी कणिकाएं होती हैं जो किसी भी अभिरंजक पदार्थ, चाहे वो अम्लीय हो चाहे वो क्षारीय हो, अर्थात किसी भी अम्ल और क्षार किसी भी अभिरंजक पदार्थ से यदि ऐसी ग्रेनुलोसाइट कणिका अभिरंजित हो जाती हैं तो उन्हें हम बोलते हैं न्यूट्रोफिल्स, अर्थात ये उदासीन ग्रेनुलोसाइट होती हैं। ठीक है, और इन ये संख्या में सबसे ज़्यादा होती हैं और इनका मुख्य कार्य होता है कि रक्त में उपस्थित कोई रोगाणु होता है, मृत आरबीसी होती है, उनका भक्षण करके ये शरीर की क्या करती है? सफाई करती है। ठीक है, सेकंड आता है कणिका रहित डब्ल्यूबीसी। तो ऐसी डब्ल्यूबीसी जिनमें कणिका एब्सेंट होती है वो अग्रेनुलोसाइट या कणिका रहित डब्ल्यूबीसी कहलाती है। कणिकाओं की अनुपस्थिति के कारण इन्हें किसी भी अभिरंजक पदार्थ द्वारा अभिरंजित नहीं कर पाते हैं। तो ये कणिका रहित डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार की होती है, फर्स्ट मोनोसाइट, सेकंड लिम्फोसाइट। ठीक है, मोनोसाइट जिसमें जैसे एक केंद्रकाणु के नाम से जानते हैं, ये सैम की बीजनुमा या फिर भक्षणकारी बड़े आकार की कोशिकाएं होती हैं और इनका मुख्य कार्य भी न्यूट्रोफिल्स के समान होता है, लेकिन इनकी एक विशेषता है कि रक्त के साथ बहती रहती है, अतः इन्हें भ्रमणशील या घुमक्कड़ कणिकाएं भी कह सकते हैं। ठीक है, ये न्यूट्रोफिल्स के साथ मिलकर के और शरीर की प्रथम सुरक्षा पंक्ति बनाती हैं, अर्थात जो कार्य न्यूट्रोफिल्स करता है वही कार्य करेगा, अर्थात रक्त में उपस्थित रोगाणु या मृत आरबीसी का भक्षण करके रक्त की सफाई करना। ठीक है, लिम्फोसाइट वे डब्ल्यूबीसी होती है जो थाइमस ग्रंथि में प्रवेश करके, कहां पर? थाइमस ग्रंथि में प्रवेश कर शरीर में रोग प्रतिरोधी क्षमता का विकास करती है, उन्हें हम बोलते हैं लिम्फोसाइट, लसिका कोशिकाएं। तो लसिका कोशिकाओं का निर्माण भी रक्त के समान अस्थि मज्जा में ही होता है। तो ये इनका मुख्य कार्य होता है कि ये
रोगाणुओं के संक्रमण के समय बी और टी लिम्फोसाइट में बदल करके रोग प्रतिरोधी क्षमता का विकास करती है, अर्थात एंटीबॉडी का निर्माण करके रोगाणुओं से लड़ने का काम करती हैं, जो कि एक प्रतिरक्षी अनुक्रिया का कार्य है। ठीक है। इसके अलावा जो थर्ड नंबर की हमारे जो कणिका हैं वह है प्लेटिलेट्स, जिसे अपन बिंबाणु या थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जानते हैं। ये सबसे छोटे आकार की कणिकाएं होती हैं जो अस्थि मज्जा से ही निर्मित है और इनकी संख्या लगभग 3 लाख प्रति घन mm होती है, जिनका जीवन काल सबसे कम होता है लगभग 5 से 7 दिन का। और इनका एक मुख्य कार्य होता है, जब शरीर के किसी भी भाग में चोट लगती है, शरीर के जब किसी भी भाग में चोट लगती है तो ये चोटग्रस्त स्थान पर रक्त का थक्का बनाती है। ठीक है। फाइब्रिनोजन प्रोटीन का निर्माण कर रक्त का थक्का बनाती हैं, अर्थात रक्त स्कंदन के लिए उत्तरदायी होती है, जिससे शरीर की सुरक्षा आसानी से हो जाती है। तो इस प्रकार हमने जो हमारे इस वीडियो के अंदर मुख्य टॉपिक था रक्त की कणिकाएं जो प्लाज्मा भाग के अंदर मुक्त रूप से तैरती रहती है, गमन करती रहती है, तो वो हमारा इस टॉपिक में पूरा हुआ। आप चाहें तो आप इस वीडियो का, इस टॉपिक का ब्लॉग बोर्ड से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। आपको ये जो वीडियो है आपको समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो आप मेरी और आने वाली वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। इस वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं।